भारत की तरफ पूरी दुनिया बड़ी उम्मीदों भरी निगाह से देख रही है। एआई इंपैक्ट समिट का भारत में इतना बड़ा आयोजन भारत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, बात करेंगे। कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड से हमारे साथ वैभव सुराणा जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव जी, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर हम ये कहें कि पूरा विकसित जो देश होते हैं उनमें कोई टेक्नोलॉजी आती है तो भारत आते आते उसको करीब 10 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी अभी ही इन्वेंट हुई और उसके तुरंत बाद भारत ने कुछ ही वक्त में एक इतना बड़ा इंटरनेशनल समिट कर दिया। भारत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं एआई के क्षेत्र में ये समिट करने के बाद आप? ये समिट तो एक आप कह सकते हैं कि ताज है जो भारत ने अभी अभी अपने सर पे रखा है मुकुट की तरह। लेकिन भारत हमेशा से ही डिजिटल इम्प्रूवमेंट, एआई और कंप्यूटिंग में दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहा है क्योंकि यहाँ से निकला हुआ टैलेंट पूरी दुनिया में जिस तरह का काम आज भी कर रहा है और पहले भी करता आया है, वैसा काम बहुत कम ही देश मैच कर पाते हैं। शायद चाइना उसको मैच कर पाता है। लेकिन ये बात आपने सही कही कि हमारे यहाँ इनोवेशन या तो हमारे यहाँ पहले नहीं होता है ज्यादातर चीजों में, या फिर बाहर हुआ हुआ इनोवेशन अडॉप्ट होने में 5-10 साल लग जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत तेजी से बदलाव आया है क्योंकि सरकारें और जो हमारे लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो सबके सब मिलके रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया जितना बड़ा डिजिटल प्लेग्राउंड और किसी देश के पास शायद ही हो। क्योंकि इंडिया और चाइना ही ऐसे देश है जहां पर 150 करोड़ की आबादी आपको रातों रात स्केल करने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वैसी अपॉर्चुनिटी दूसरे छोटे देशों में नहीं है। तो इसलिए इंडिया एआई मिशन भी लास्ट ईयर मार्च 2024 में भारत सरकार ने जब शुरू किया, उन्होंने 10,500 करोड़ का बजट एलोकेट ये सोच समझ के ही किया कि हम अगर इनोवेशन और नए डिवाइसेस इजाद करने में दूसरे देशों से, विकसित देशों से compete नहीं कर पा रहे, तो हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है कि हमारा मार्केट इतना बड़ा है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन अगर चलता है तो वो रातों रात स्केल कर जाता है। तो उसकी तरफ ही इंडिया एआई मिशन टारगेटेड है। और इंडिया एआई मिशन पर इस समिट में भी काफी बातचीत हुई कि कैसे 12 से 14 कंपनियों को भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं को लेके और भारतीय प्रॉब्लम्स को लेके ग्रांट दिए हैं, इक्विटी बेस्ड फंडिंग दी है और टाइम बाउंड मैनर में ये फॉलो कराए जा रहे हैं। जैसे सर्वम एआई का एक एग्जांपल ले तो वो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं जो अब इंडिया के जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, 22 नेशनल लैंग्वेजेस, उनमें एआई के लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप कर रहे हैं। वैसे ही टेक महिंद्रा भी इसमें साथ दे रहा है। इस तरह के 10 और स्टार्टअप और बड़ी कंपनियां हैं जो इस एरिया में साथ दे रही हैं। और इसलिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारी सरकारों ने भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, एकेडेमिया ने ये रियलाइज कर लिया है कि हम किस चीज में compete कर सकते हैं, किस एआई के क्षेत्र में हम तुरंत स्टेप्स लेके दुनिया में सबसे लीडिंग बन सकते हैं, एंड उसकी तरफ बजट और एफर्ट का एलोकेशन भी हो रहा है। तो इसलिए आने वाले 10 सालों में और 5 सालों में भी मैं तो कहूंगा कि इंडिया को आप एआई में एक बहुत ही लीडिंग प्लेयर के रूप में देख पाएंगे। और अभी भी एआई के अडॉप्शन में टॉप 3 कंट्रीज में है इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है। जी वैभव जी, ये बात सही है कि भारत को एक ये कहा जाता है कि अगर ग्लोबली हम देखें तो सबसे बड़ी जो यूथ पावर है वो भारत के पास है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया। अभी कुछ साल पहले नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और उस एजुकेशन पॉलिसी में आईटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई और यही वजह है कि जो हमारे नए कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं आईटी फील्ड में, एआईडीएस की बात करें, एआईएमएल की बात करें, इसको भी यूथ को टारगेट करते हुए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम है उसको भी नया डिज़ाइन दिया गया है, उसको भी अपग्रेडेड किया गया है यूथ को टारगेट करता हुआ। क्योंकि हम अगर ग्लोबली देखते हैं तो दुनिया में जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उन सभी में, जैसे सुंदर पिचाई एक एग्जांपल है, ये सभी लोग उनको लीड कर रहे हैं। ऐसे में अगले 10 साल को लेकर आपने फोकस तो सामने रखा कि किस तरह से भारत की तरफ दुनिया देख रही है, लेकिन अब भारत के इस यूथ को आप ग्लोबली किस मुकाम पर देखते हैं इस एआई समिट के बाद? यूथ की भी बात करें और वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी अगर हम यूथ में अगर मान लें एक बार के लिए,
तो पहले मैं बात करूंगा कि जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी एआई इनेबल्ड और मशीन लर्निंग और नॉर्मल जो एआई एजेंट्स और टूल्स होते हैं उनका यूज करने के लिए प्रोत्साहित तो कर ही रहे हैं। साथ में मैंने आपने जो लास्ट वाली एजुकेशन पॉलिसी का बात किया उसमें हाई लेवल में तो जो एआई और एमएल की डिग्रीज हैं जिसमें कटिंग एज चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है उस पे तो काफी फोकस किया गया। बट मेरी गुजारिश पॉलिसी मेकर्स से ये है कि वो पूरे एआई के स्पेक्ट्रम को देखें कि ओनली हाई एंड के एआई एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो उसका सपोर्टिंग इकोसिस्टम है जैसे डाटा लेबलिंग हो गया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर हो गया, या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जिस चीज के लिए हम दूसरे देशों पर काफी डिपेंडेंट हैं उस पर भी ध्यान देके, जैसे हमारे पीएमकेवीवाई आरएसएलडीसी वगैरह स्किल प्रोग्राम है उसमें अगर लोअर एंड के मतलब सो कॉल्ड लोअर एंड, वैसे तो ये बहुत एसेंशियल है बट क्योंकि इसमें ज्यादा डिग्री वगैरह की जरूरत नहीं होती बस ट्रेनिंग से काम हो जाता है, तो उस टाइप के स्किल प्रोग्राम भी हम चलाएं जिससे हम पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम बिल्ड कर सकें। और इसी तरह ही हम सारे के सारे यूथ को भी हम इंक्लूड कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसके पास कॉलेज डिग्री का एक्सेस है या रिसोर्स और पैसा है वही एआई से जुड़ सकेगा। अगर हम जी पूरे इकोसिस्टम को लेके एक समग्र रूप से सारे स्किल्स एआई रिलेटेड को डेवलप करेंगे, कोर्सेज हो चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या सर्टिफिकेशन हो या इंडस्ट्री पार्टनरशिप हो, तो ये मैं चाहता हूं कि हमारे पॉलिसी मेकर थोड़ा सा देखें और हमारी जी इंडस्ट्री भी इस पर ध्यान दे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप हमसे जुड़े और ये बात आपने सही कही कि सिर्फ हम उस यूथ को ना देखें, अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास पावर है, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उनको भी किस तरह से एनर्जी इस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, उनको लेकर भी चाहे एजुकेशन पॉलिसी में या फिर हमारी दूसरी पॉलिसीज में कोई बदलाव किए जाने हैं तो उनकी तरफ भी देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।